हाइट एंड डिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग इसको ठीक से कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहला चीज आपको ये जो समझना है, इसमें है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब हम जमीन पे खड़े हैं, सपोज ये समझ लीजिए जमीन पे हम खड़े हैं, एक बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है, आप यहाँ से, आप हो या कोई भी व्यूअर है जो यहाँ से आप देख रहे हैं बिल्डिंग के टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं, तो हमारा एंगल क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा एंगल, एंगल थीटा मान लेते हैं, कोई भी एक एंगल बनेगा थीटा। जब हम यहाँ से यहाँ पर खड़ा होके ग्राउंड पे और एक बिल्डिंग के टॉप पे देखते हैं तो क्या होता है, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ये सिंपल सा फंडा है। ये ग्राउंड लेवल जो हॉरिजॉन्टल है, ये ग्राउंड लेवल पे ही बिल्डिंग होना चाहिए जो स्टैंड है, और आप भी वही स्टैंड करते हैं या कोई भी व्यूअर, तब जाके ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। अब यहाँ देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें क्या है, सपोज आप यहाँ पर हैं, इस बार व्यूअर, पहले व्यूअर कहाँ थे, व्यूअर यहाँ थे, व्यूअर यहाँ थे, ऑब्जेक्ट जिसको देखना है, ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये बिल्डिंग है, इस बार क्या है, व्यूअर यहाँ पर है, ऊपर है, ऑब्जेक्ट नीचे है, तो प्लेस किसका किसका चेंज होगा, व्यूअर और ऑब्जेक्ट का। अब व्यूअर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तब क्या होगा, कुछ नहीं, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल, एक लाइन में, मतलब एक ही स्तर पे, जमीन पे समझ लीजिए, लैंड पे बिल्डिंग खड़ी है, और जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए साइकिल है, कार है, कुछ भी हो, शॉप है, यहाँ पर है, आप बिल्डिंग के सबसे टॉप पे चढ़ के, छत्ते पे चढ़ के, रूफ पे चढ़ के, टेरेस पे, यहाँ से उस दुकान को या बाइक को या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, तो क्या होता है, आपको इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर बनाना पड़ेगा, बन गया। अब यहाँ से ये इमेजिनरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन था, यहाँ से जो हमारा, इसको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मीट करा देते हैं, ये जो एंगल हो गया, ये इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास 10 में आप लोगों ने, क्लास 10 हो, 9 हो, 8 हो, आप लोगों ने पढ़ा था ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल पढ़ा था, क्या था, दो पैरेलल लाइन जा रहे हैं, उससे कट करता है एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, और इसको सिंपल टर्म में बोला जाए तो जेड फॉर्मिंग, जेड बनता है जब जेड, तो ये दोनों एंगल सिमिलर होते हैं, ये एंगल मान लीजिए ये था तो ये भी ये हो जाएगा, ये थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये लाइन, ये लाइन हॉरिजॉन्टल, दोनों पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब क्या है, ये जेड फॉर्म हो रहा है ना, देख लीजिए ये जेड फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखिए, तो ये जब थीटा है तो क्या ये भी थीटा नहीं बनेगा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है यहाँ पर, ये एंगल ऑफ क्या होगा, एलिवेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑलवेज होता भी है, बस इसमें क्या है, व्यूअर और ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज होता है, अदरवाइज पूरा ही पूरा सेम है, मतलब कह सकते हैं एंगल ऑफ, हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहता है क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करते हैं। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. मतलब क्या, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक टावर है, क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ, पिक्चर यहाँ में ड्रॉ कर रहा हूँ, हमारा एक टावर है, ठीक, वो टावर हमारा ग्राउंड पे उसका फुट है, फुट मतलब पाउंड, जानते ही आप लोग, फुट है,
टॉप से एक बिल्डिंग का कंपैरिजन इतना छोटा किया गया है, बिल्डिंग जो है उसको कंसिडर किए बहुत छोटा है पॉइंट पे, तो यहाँ से और टावर का बीच में इस तरह से एक एंगल बन रहा है और वो एंगल को 60 माना गया है, एंगल को 60, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है 60। क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारा एक टावर है, मान लीजिए टावर का फुट एम है और उसका टॉप पी, ओ पॉइंट है ग्राउंड पे, जिस ओ पॉइंट से अगर हम देखें टावर के टॉप तो 60 डिग्री पर एंगल बन रहा है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 नजर आ रहा है। अब मान लीजिए हाइट है, ये हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ द टावर एच मान लेते हैं, ओ जो पॉइंट है ग्राउंड पे, ओ जो पॉइंट है ग्राउंड पे ओ एम, ये हमारा डिस्टेंस हो गया फुट से लेकर और पॉइंट ओ तक। अब हम क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है हमें, मैंने जो भी हमें दिया हुआ हमने लिख लिया। अब हमारा क्या है, हाइट ऑफ द टावर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया, हाइट ऑफ द टावर, और कुछ 15 मीटर अवे है, जो पॉइंट ओ है 15 मीटर अवे है इस फुट ऑफ द टावर के, तो 15 मीटर डिस्टेंस हो गया यहाँ से। अब देखिए हमें हाइट पूछा गया है और हमें बेस दिया गया और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। ये पैरामीटर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आता है, बेस और हाइट। अच्छा ये 90 होता है, पता है ग्राउंड पे कोई भी स्ट्रेट, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन या कोई ऑब्जेक्ट रहता है स्ट्रेट ग्राउंड पे तो उसे 90 डिग्री दोनों के बीच में एंगल, ये ग्राउंड और उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन बन जाता है 90 डिग्री का। तो हमारा क्या मैंने बोला था आपको कि परपेंडिकुलर और बेस, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बोलिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है ना। इसका मतलब है tan 60 डिग्री, क्योंकि एंगल तो यहाँ 60 है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर ना, हाइट है h है, बेस क्या है 50, हमें क्या निकालना है h, यानी tan 60 इंटू 15 हो जाएगा, tan 60 डिग्री इंटू 15 को पहले लिख दीजिए। tan 60 का वैल्यू क्या होता है बताइए, tan 60 का वैल्यू √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, 15 इंटू 1.732, 15 की क्या 30, 55, 48 प्लस 1, तो आपका आएगा 8, 9.21, 15, सॉरी 25 होगा, इतना मीटर, ये मीटर में दिया हुआ ना, इतना मीटर, तो ये भी हाइट इसका मीटर में आएगा, ये हमारा हाइट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, a kite is flying at a height of 60 meters from the level of ground, attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal. Find the length of the string. तो हमें क्या क्या दिया हुआ है इसमें, 60 मीटर हाइट पे काइट है, हमारा मान लीजिए काइट यहाँ पर है और हमारा हाइट जो होगा काइट का ग्राउंड लेवल से 60 मीटर, 60 मीटर काइट का जो हमारा हाइट है, ठीक है, काइट को के मान लेते हैं और इसको फुट को एफ मान लेते हैं, और यहाँ पर आप खड़े हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ से आप देख रहे हैं काइट को, आप इस तरह देख रहे हैं, तो इसमें 60 मीटर पे आपका काइट है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ। दूसरा चीज क्या दिया हुआ ध्यान से देखिए,
60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, मतलब जो ये रस्सी है, स्ट्रिंग है हमारा, ये स्ट्रिंग जो सीधा, मतलब सीधा नहीं है, वो सीधा कर लीजिए। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। स्ट्रिंग का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ओके, ठीक है, ओ और के पूछा, ठीक है। देखिए ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किसमें है? पी बाई एच साइन थीटा में। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना है? थीटा कितना 60, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा का जगह साइन 60 डिग्री आ जाएगा। परपेंडिकुलर कितना दिया होगा? 60 मीटर एंड हाइपोटेनियस यही निकालना है, ठीक है। तो इसको ओके मान लीजिए, ठीक है। ओ और के है, ओके लेंथ, ठीक है। साइन 60 कितना होता है? 3/2। हमें किसका वैल्यू चाहिए? ओके का वैल्यू। ओके का लेंथ चाहिए, ओके का लेंथ अगर चाहिए तो 60/√3 2, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करने का एक तरीका है। 60 का मतलब क्या होता है? 3 × 20, ये 2 तो था, ये 2 था पहले से, तो इसको देखिए √3 और इससे 3 से कैंसिल जाएगा तो √3 बचेगा, है ना। क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है? √3 × √3, 2 √3 आते हैं 3 में, तो एक √3 कैंसिल हो गया, एक √3 बच गया, एक √3 से √3 एक कैंसिल, एक बच गया, तो क्या हो गया? √3 × ये 2 × 4, 40 हो गया। 40 × √3 का वैल्यू कितना है? 1.732, ठीक है। तो कितना आ जाएगा वैल्यू इसका? इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.732 × 40, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा, 0 हट जाएगा तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 17.32 × 40। इसका वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं होगा, ठीक है। 69.28 मीटर, ठीक है। कितना मीटर इसका? ये स्ट्रिंग का लेंथ, ये स्ट्रिंग का लेंथ, ये स्ट्रिंग की जगह लेंथ जो है, ओके, इसका वैल्यू होगा। तो हमारा हाइट दिया हुआ 1 मीटर और हमारा बेस जो है √3h, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन, मतलब पैरामीटर्स कौन सा रेशियो में आता है? tan में भी आता है, cot में भी। हम tan यूज करेंगे, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? यहाँ क्या है? बेस, सॉरी, tan थीटा को p/v, p परपेंडिकुलर क्या है? h, परपेंडिकुलर क्या है हमारा? h, ठीक है। बेस क्या है? √3h, ठीक है। h कैंसिल 1/√3 यानी tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। tan के कौन से वैल्यू पे √3 आता है? 1/√3 आता है। tan 30 पे आता है, tan कैंसिल, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो चाहिए था, ठीक है, मतलब सन का एलिवेशन कितना था? वो 30 था, आंसर आ गया। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन ग्राउंड लेवल increases by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 to 30. Calculate the height of the tower correct to 2 decimal places. ठीक है, मतलब मान लो ये सन यहाँ पर ग्राउंड, सन का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है जिस यहाँ पर सन है, तो सन का शैडो कोई ऑब्जेक्ट पे शैडो आएगा ना, सन का शैडो डायरेक्टली तो आता नहीं। तो ये 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री। और एक चीज देखिए, जब ये शैडो
30 डिग्री पे कास्ट हो रहा है, तो शैडो का लेंथ जैसे ही सन का इंक्लिनेशन मतलब एलिवेशन 30 पे आ रहा है, 45 से 30 पे आ जा रहा है, शैडो का लेंथ 10 मीटर से बढ़ जाता है। पहले क्या था, एक्स था, मान लीजिए यहाँ से है, इसका नाम ए बी सी डी। पहले 45 डिग्री जो हमारा एलिवेशन बन रहा था उसका लेंथ था एक्स शैडो का, ठीक है, एक्स लेंथ था। जैसे ही 30 डिग्री पे बना एंगल ऑफ एलिवेशन 10 मीटर से इंक्रीज हो गया, पहले कुछ था उससे 10 इंक्रीज हो गया, टोटल x प्लस 10 हो गया। टोटल यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 10 मीटर, ठीक। अब ये हाइट पूछा है, हाइट सन का हाइट, सन का हाइट या टावर का हाइट, टावर का हाइट, सन का नहीं, ठीक है। ये टावर है, तभी तो सन पीछे है, तो टावर का क्या शैडो पड़ेगा। अब इसका हाइट निकालना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब क्या होता है, देखिए इस जगह पे हमारा दिया हुआ है वैल्यूज, देखिए 2 डेसिमल प्लेसेस बोला ना, 2 डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब होता है आपका आंसर जो आना चाहिए उसका पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, पहले हाइट के बाद से कुछ आगे देखा जाएगा क्या 2 डेसिमल है क्या नहीं। हाइट में निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा ट्रायंगल लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, यानी फ्रॉम, अच्छा ये 90 डिग्री बनता है हमेशा, बताया आपको, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, इससे क्या मिलेगा, इस x को यूज करते हैं और h हाइट को यूज करते हैं, तो p बाई b परपेंडिकुलर बाई बेस, tan क्या आता है, tan कितना होगा, पहला 45 डिग्री, ABC में देखिए ABC में 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री में आपका हो जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, बैठा दिए मैंने, लेकिन tan 45 मतलब क्या, यहाँ पर होगा हमारा पैरामीटर्स कितना होगा, h, परपेंडिकुलर में h, बेस में x, दैट इज h इक्वल्स टू x, ये एक वैल्यू मिला 1 स्क्वायर देंगे। अब बड़े ट्रायंगल को लेते हैं, कौन सा, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, इस ट्रायंगल में क्या होगा, वही सेम tan 30, और tan 30 डिग्री क्या होता है वैल्यू बताओ, 1/3, बट tan डी जो हमारा tan जो हमारी रेशियो, उसका हम लोग पैरामीटर्स क्या लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर h, बेस क्या है, ठीक है, बेस क्या है, बेस ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो x प्लस 10 लेंगे, याद रहे हमें हाइट निकालना है, तो यहाँ दो इन वेरिएबल्स x और आपका h, तो x को h के टर्म में ला देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर x इक्वल टू h बैठा दीजिए, क्योंकि हमें हाइट ही चाहिए, हमें तो इसका शैडो का लेंथ से कोई मतलब नहीं है। अब इसी को सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जो करना है कीजिए। ये इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे में रूट नहीं होना चाहिए। रैशनलाइजेशन पता ना कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो था उसका साइन अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस b माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 आएगा, है ना, यहाँ पर 2 आएगा।
ये 5 मीन्स हाइट इक्वल्स टू 5 into say रूट 3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1 यानी 2.5 into 2.732। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। तो इसको कैलकुलेट अगर कीजिएगा तो ये 13.66 मीटर, ये आपका आंसर। An observer on the top of a cliff 200 meter above the sea level observes the angle of depression of the two ships to be 45 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the ships if the ships are number 1 on the same side of the cliff, number 2 on the opposite side of the cliff। इसमें हमारा क्वेश्चन दो दिया हुआ है, ठीक है, दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ऑन द सेम साइड ऑफ द क्लिफ, सेकंड क्वेश्चन ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्लिफ। सपोज मान लीजिए आपका ये क्लिफ है, ठीक है, यहाँ से आपको एक पहला बोट दिख रहा है, ये फर्स्ट बोट दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा है। सेकंड बोट आपको यहाँ दिख रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, तो हम थोड़ा यहाँ से इमेजिनरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। इसका लेंथ क्या है, 200 मीटर लिख लिया। यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो एक शिप का था, मान लीजिए 30 डिग्री दिया हुआ है, मान लीजिए सॉरी दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा दिया 30 डिग्री एक शिप का, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा अल्टरनेटिव एंगल, मैंने बताया था पहला क्वेश्चन में, ठीक है। आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन में, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बता रहा था उसमें बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अभी 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन दूसरी वाले के लिए 45 है, तो यहाँ 45 हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन का एक ट्रिक क्या, जितने एंगल करीब रहेंगे ना, जितने पास रहेंगे इस 90 डिग्री के, उतने एंगल ज्यादा रहेंगे, और जितने दूर रहेंगे उतना एंगल कम रहेंगे। ये दूर वाला पास वाला 45, ये 45 है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला लाइन है जो एंगल ऑफ एलिवेशन का 30, तो ये वाला लाइन ही एंगल ऑफ डिप्रेशन का 30। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस पूछा है राइट, दो बोट के डिस्टेंस में यहाँ डीसी निकालना है, डी और सी, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी लिखते हैं पहले, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी tan 45 लेंगे, कितना हो जाएगा tan 45, क्यों tan ही ले रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस का tan में tan का जो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस होता है, और इस दो पैरामीटर का ही यूज करना हमें, क्योंकि जरूरत है हमारा बेस का, परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB, राइट, AB बेस क्या हमारा BC, ओके। tan कितना है, tan 45 का, 45 AB क्या है 200 डिग्री, 200 मीटर, तो BC ये तो निकालना है, tan 45 1 होता है, तो BC क्या हो जाएगा हमारा, BC का वैल्यू 200 मीटर, क्योंकि मीटर में था ही, है ना, तो लेंथ 200 मीटर निकल गया, ये हमारा 200 मीटर निकला है यहाँ से यहाँ। अब बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे ए बी डी, ठीक है, चलिए यहाँ से लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ से क्या हो जाएगा, वही 10, यहाँ इस बार 30 आ जाएगा, हम डायरेक्ट करते हैं, tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज 200, बेस क्या है यहाँ से देखिएगा 20, है ना, सी BC प्लस CD, तो यहाँ पर देखिए CD क्या है, मतलब DC या CD बोलिए DC बोलिए की बात है, यहाँ पर उसको वैल्यू पता नहीं है, उस DC लिख दीजिए, इसका CB का वैल्यू
समझ में है ना, इतनी बड़ी लेंथ का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 20, वही मैंने किया है। tan 30 क्या होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, DC प्लस 200 इक्वल्स टू √3 इंटू 200, DC इक्वल्स टू, ये 200 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, राइट, तो √3 इंटू 200 माइनस 200, कॉमन लेंगे 200, तो √3 माइनस 1, अब यहाँ क्या आ जाएगा √3 माइनस 1, देखिए √3 का वैल्यू क्या था 1.732 माइनस 1, ठीक है, इसको करेंगे 0.732, तो इसका वैल्यू हम लोग को जगह नहीं, तो यहाँ ही करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 73.2, ठीक है, डीसी का वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, और तुम्हारा 4 6 14 मीन्स 46.4 मीटर डीसी का वैल्यू, ये 46.4 मीटर यहाँ से यहाँ, तो CD का वैल्यू, ठीक है, कितना निकला 146 CD, सिर्फ CD का वैल्यू, ठीक है, CD का वैल्यू, तो BD का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए यहाँ हमें BD का वैल्यू चाहिए, हम यहाँ से BD का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये दोनों का ऐड करेंगे तो BD निकलेगा 200 प्लस 146.4, तो ये 346.4 निकला ना, 346.4। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन था ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्लिप, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्लिप मींस ये क्लिप के ऑपोजिट साइड्स में है दोनों बोर्ड C एंड बोर्ड D, तो C एंड B का वैल्यू कितना है हमारा 200, ठीक है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसका पार्ट 1 में निकाला था। B एंड D का वैल्यू हमने निकाला है, B एंड D का वैल्यू 200 प्लस 146.4, दैट इज 346.4 मीटर, ये भी मीटर में था। अब हमें क्या चाहिए था, डिस्टेंस ऑफ टू बोर्ड, दैट इज CD, CD चाहिए था हमें, CD का वैल्यू कितना निकल आएगा, ऐड कर देंगे हम, फाइव 46.4 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन द टू बोर्ड्स, दैट इज बोर्ड एट C एंड बोर्ड एट D,